नमस्कार, डीबी लाइव दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब दिल्ली चुनाव का ऐलान भी हो चुका है और इसके साथ जो है दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इस बीच जो है सीएम आवास को लेकर दिल्ली में एक बार फिर से संग्राम नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस दौरान अरविंद केजरीवाल जब सीएम थे उस दौरान ये कहा गया था, उन पर आरोप लगाए गए थे बीजेपी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल जो है सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर सीएम आवास में कई बदलाव करवाए हैं और अपने लिए लग्जरियस चीजें लगवाई गई हैं, ऐसे आरोप लगाए गए थे। और इसके बाद जब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो अभी फिर से इन आरोपों को ताजा करते हुए पीएम मोदी जब दिल्ली में रैली करने के लिए आए थे तो उन्होंने भी इस तरीके का आम आदमी पार्टी पर तंज कसा था। कहा था कि शीश महल तो मैं भी बनवा सकता था, लेकिन मेरी मंशा ये है कि मैं जो जनता है उनके लिए मैं आवास बनवाऊं, झुग्गी झोपड़ियों का उद्घाटन करूं, इस तरीके के उन्होंने बयान दिया था। और इस बीच जो है आम आदमी पार्टी अब जो है भड़क गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि लगातार ये जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं अब हम उसका दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। आइए हम आपको दिखा देते हैं कि सीएम आवास कैसा है और पीएम आवास कैसा है। जब इसके लिए कल आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था कि हम जाएंगे और आज आप जब आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो पीएम आवास गए तो वहां पर पीएम आवास की सुरक्षाएं जो है बढ़ा दी गई। तो वही सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आप गलत नहीं है, कोई भी चीज उसमें गलत नहीं है, तो आपने वहां सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने एक पीसी की थी और क्या कुछ कहा था, पहले हम आपको सुनवा देते हैं, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। चाबी आप लोगों के पास है और अगर नहीं है तो क्या मोदी से अनुरोध किया है कि वो चाबी दे ताकि देखिए, मसला कल और आज ये है कि अगर मुख्यमंत्री के आवास को देखा जा रहा है, कितना पैसा खर्च हुआ, कहां स्विमिंग पूल है, कहां मिनी बार है, कहां सोने का वॉशरूम है, तो हम दिखाने के लिए तैयार हैं, चलिए। और हम भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री के आवास में क्या क्या लगा है वो भी मीडिया को दिखा दीजिए। मुख्य मुद्दा ये है किसकी चाबी कहां है कहां नहीं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा वो मुद्दा है जो आप सबके चैनल्स पे पिछले कई महीनों से चल रहा है, हम तो उस मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो सीएम आवास जाने से पहले, माफ कीजिएगा, पीएम आवास जाने से पहले पीसी की थी और हम आपको दूध का दूध पानी करके दिखाते हैं और वहां जाकर दिखाते हैं। इस बीच जब वो जाते हैं, हम अपनी टीम से कहना चाहेंगे वो विजुअल जरा दिखा दें कि पीएम आवास पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, इतनी ज्यादा सुरक्षाएं बढ़ा दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है यश कि आखिर अगर आप गलत नहीं है, आप लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सीएम आवास में सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर कई चीजों का लगाया गया है, काफी चीजें अलग लगवाई गई हैं, तो फिर पीएम आवास को दिखाने में तकलीफ क्या है? जी धन्यवाद मानसी। कल दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को नतीजे आएंगे और एक दिन बीतता भी नहीं है, कल शाम को ही ये खबर आ जाती है कि आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि 3 जनवरी को नरेंद्र मोदी दिल्ली आकर केजरीवाल पर आरोप लगाते हैं कि बतौर सीएम जब ये सीएम आवास में रहते थे तो इन्होंने बहुत सारी सरकारी संपदा जो है, सरकारी पैसा जो है उसका दुरुपयोग करके ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी लग्जरियस चीज़ें लगवाई हैं अपने घर में जो उनके क्लेम से बिल्कुल उलट हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी की तरह ही रहूंगा, मेरा जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह है। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी यही आरोप लगाया था कि इनके घर में जो है टॉयलेट सीट है वो सोने की बनी हुई है, इनके घर में जकूजी है, इनके घर में लाखों रुपए के कालीन है, इनके घर में लाखों रुपए के ऑटोमेटेड रिमोट कंट्रोल्ड पर्दे लगे हुए हैं, तमाम चीजें और मार्बल्स जो है वो विदेश से आए हुए हैं, वो भी लाखों करोड़ों रुपए के हैं। ये उन पर क्लेम किए गए थे। बाद में वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन अब दिल्ली चुनाव की जैसे जैसे सरगर्मियां तेज हो रही हैं, 3 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी आकर क्या कहते हैं, बिना किसी का नाम लिए, बिना अरविंद केजरीवाल का नाम लिए, बिना आम आदमी पार्टी का नाम लिए, वो उसी वाकये को फिर याद दिलाते और कहते हैं कि मैं भी अपने लिए शीश महल बनवा सकता था। शीश महल उन्होंने एक तंज के तौर पर कहा कि सीएम आवास को उन्होंने शीश महल में तब्दील कर दिया केजरीवाल ने। ये उनका एक तंज था, एक कटाक्ष था परोक्ष रूप से। उसके बाद 5 तारीख को फिर आते हैं नरेंद्र मोदी और वो यही कहते हैं कि मैं भी चाहता तो अपने लिए शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मैंने जो है ये तय किया कि मैं गरीबों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए आवास बनाऊंगा। ये उनका कहना था। हालांकि असलियत तो यही थी मानसी कि वो आवास भी 1 साल से बनकर पड़े हुए थे। चुनाव के समय ने याद है कि चलो ये एक टूल के रूप में काम आ सकता है, तो अब बेघरों को हम घर देते हैं। 1 साल से यानी जिनका हक था वो बेघर पड़े हुए थे और उन्हें चुनाव तक इंतजार करवाया गया कि भाई चुनाव आने दो, तब तुम्हें तुम्हारा गृह प्रवेश करवाएं। फिर से ये कह सकते हैं कि चुनाव आने के समय पर जैसे कि विपक्ष आरोप लगाती है
क्योंकि विकास की बात तो बीजेपी नहीं करती है, लेकिन चुनाव आते हैं तो बस उस पार्टी ने क्या किया, ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, इस तरीके के आरोप लगाते रहते हो। और अब जैसे विधानसभा चुनाव आए दिल्ली में, तो फिर से ये मामला गरमाने लगा। जी बिल्कुल, आप देखिए ना, आपने अगर आवाज बना दिया तो फिर उसमें देरी किस बात की? कौन सा मुहूर्त आप खोज रहे हैं? आपने बेघरों के लिए घर बनाया तो आपको एंट्री दिलवानी चाहिए थी, तो उसी समय गृह प्रवेश करवा देते, झुग्गी झोपड़ी वाले आपको आशीर्वाद भी देते, वोट भी देते। लेकिन आपने दिल्ली चुनाव का वेट किया क्योंकि आपको अपनी राजनीति चमकानी थी, आपको राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, इसलिए। खैर ये बात तो अलग है, लेकिन अभी शीश महल पर जो मुद्दा गरमाया हुआ है मानसी, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने 3 जनवरी और 5 जनवरी को जो आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल पे, उसको लेकर सीधे तौर पर कल देर शाम की खबर है ये, आम आदमी पार्टी ये संदेश जारी करती है कि हम कल दिन में, यानी आज की हम बात करें तो आज जो घटनाक्रम चल रहा है दिल्ली में, अगर हम देखें तो सीएम आवास जाएंगे पूरे आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं बतौर, और जो संजय सिंह हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, ये सब जाएंगे। ये इन्होंने कल शाम को ऐलान कर दिया था और ये कहा था कि हम मीडिया कर्मियों के साथ जाएंगे। और जो प्रधानमंत्री मोदी क्लेम कर रहे हैं, जो पूरी भाजपा क्लेम कर रही है, चाहे लोकसभा चुनाव के दौरान या अभी 3 और 5 तारीख को, कि लग्जरियस लाइफस्टाइल जिया है केजरीवाल ने और सीएम आवास में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या लग्जरियस चीजें, इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, उसको लेकर हम जाकर दिखाएंगे ताकि जो दूध का दूध है वो पानी का पानी हो जाए और भाजपा का जो क्लेम है, जो भाजपा का दावा है, वो कितना सच है और कितना झूठ है वो भी साफ हो जाए। इसको लेकर उन्होंने कहा था। अब सुबह अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो अभी हमने सुनाया, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं और देशवासियों का अधिकार बनता है, दिल्ली वासियों का अधिकार बनता है कि उनका चुना हुआ सीएम कहां रहता था, कहां रहता है, उस आवास की स्थिति क्या है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये आरोप जो है इसको सिद्ध नहीं किया गया, इसकी पुष्टि नहीं की गई, तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा जनता पर। जनता सोचेगी कि हाँ सच में हमारा सीएम तो यही कहता था कि आम आदमी की तरह रहूंगा, लेकिन रह रहा है कितने राजा महाराजा की तरह से। तो उन्होंने कहा कि हम शीश महल भी देखेंगे और राजमहल भी देखेंगे। शीश महल मतलब दिल्ली सीएम का आवास और राजमहल मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर। तो इसको लेकर जब आम आदमी पार्टी के नेता सीएम आवास की ओर कूच कर रहे थे तो उस वहां बैरिकेटिंग लगाकर पुलिस ने उन्हें रोक दिया और अंदर जाने नहीं दिया। इसको लेकर संजय सिंह जो और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने वहीं से मीडिया को तमाम अपनी बाइट्स देकर विरोध प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। वहां पर उनका यह कहना था कि देखने दो, अगर आपका यही क्लेम है कि अंदर टॉयलेट में गोल्ड की सीट लगी हुई है और वहां एसी लगा हुआ है और तमाम जो भी वो क्लेम कर रहे हैं इतने सारे, वो दिखा देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वरना लोग यही सोचेंगे कि सच में बीजेपी जो क्लेम कर रही है वो सच है, क्योंकि बीजेपी के कितने दावे सच साबित हुए हैं ये सब जानते हैं। तो इसको लेकर इन्होंने कहा कि अब हम पीएम आवास भी दिखाएंगे, सीएम आवास भी दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने मानसी मोदी का राजमहल दिखाओ नाम से एक पोस्टर भी जारी किया और उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरह की लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं और किस तरह जनता के पैसों का दुरुपयोग करते हैं। आप देखेंगे मानसी, कई बार उनका जो दिन भर का कार्यक्रम होता है, खासतौर से जब कोई विदेशी मेहमान आते हैं, कोई बड़ा कार्यक्रम होता है या संसद में दिख रहे हैं, फिर दोपहर को कहीं और रात को कहीं और दिख रहे हैं, तो सुबह प्रधानमंत्री मोदी का पहनावा कुछ और होता है, दोपहर को प्रधानमंत्री का पहनावा कुछ और होता है और रात को पहनावा कुछ और होता है। यानी एक दिन में 3-3, जैसे कोई फिल्मी सितारा होता है, एक गाने में 3-3 कपड़े बदलता है, उस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है कीमत भी काफी ज्यादा लाखों में आकी जाती है। ऐसी खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। बिल्कुल, एक सूट था जिसमें जो लाइनिंग थी उसमें नरेंद्र मोदी लिखा हुआ था। अगर उसको बारीकी से देखा जाए, जूम करके देखा जाए तो, यानी अपने नाम का लिखा हुआ उन्होंने सूट भी पहना था। केजरीवाल तो ऐसा पहनते हुए नहीं दिखते। आप केजरीवाल का पहनावा देखिए, केजरीवाल का पहनावा कैसा, एक आम आदमी जो शर्ट पहनता है, पैंट पहनता है, चप्पल पहनता है, जैसे चश्मा पहनता है, वो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। उसमें कौन सा कोई लेबल लगा रहता है। तो मोदी का राजमहल दिखाओ नाम से भी इन्होंने कहा मानसी, और ये कहा कि 2700 करोड़ रुपए की लागत का इनका राजमहल है, पहली चीज। दूसरा, 200 करोड़ रुपए का तो झूमर लगा हुआ है प्रधानमंत्री के घर में। तीसरा, 300 करोड़ रुपए की कालीनें हैं इनके पूरे घर में बिछी हुई। 6700 जोड़ी जूते हैं इनके पास और 5000 सूट हैं नरेंद्र मोदी के पास, ये कहा गया। इसलिए ये जो है एक दिन में 3-3 बार बदलते हुए दिखते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि जब पुलिस ने रोका, सवाल ये उठता है कि जब दिल्ली पुलिस पे सवाल उठाती है आम आदमी पार्टी कि आप दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभाल रहे हैं, तब दिल्ली पुलिस जो है कुछ नहीं करती, गृह मंत्रालय के कानों पर जू नहीं रेंगती। लेकिन जब सीएम आवास की ओर वही लोग जाते हैं जिनकी दिल्ली में सरकार है, सत्ताधीशों को ही सीएम आवास में जाने नहीं दिया जा रहा है। ये जीती हुई पार्टी के ही तो विधायक हैं, जीती हुई पार्टी के तो लोग हैं, ये पूर्व मंत्री ही तो रह चुके हैं, ये राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, वो सीएम आवास में दाखिल होने नहीं दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई। किसने कहा था यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाने? सीधे तौर पर अमित शाह की ओर से ये आया होगा। यानी अमित शाह वाकिफ है कि आम आदमी पार्टी उन पर क्या आरोप लगा रही है, लेकिन वो दिल्ली पुलिस को तभी आदेश देते हैं जब उन पर कोई बात बन आती है, वरना दिल्ली की सुरक्षा में जो है लचर व्यवस्था अपनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे जब अपनी ही पोल खुलने का डर था तो अमित शाह ने यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी। तो इसको लेकर आप देखिए, स्विमिंग पूल, मिनी बार, ये सब जो चीजें हैं, इसको लेकर इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि
ऐसे अगर आरोप लग रहे हैं तो इसका हम खुलासा करते हैं और हमें अंदर जाने दीजिए, लेकिन बीजेपी जो है जाने नहीं दे रही है। अब ये लड़ाई कब तक चलती है ये देखना होगा मानसी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जब आम आदमी पार्टी वहां जाना चाह रही थी, खुलासा करना चाह रही थी, तो एकदम से जो दिल्ली पुलिस आ जाती है, बैरिकेडिंग लगा देती है, जैसे कि कोई बाहरी लोग आए हुए। इस तरीके की लगातार तस्वीरें सामने आई। इस बीच हम आपको बता दें कि ये मुद्दा तो गरमाया हुआ है और लगातार ये आरोप जो विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं कि बीजेपी जो है असल मुद्दों पर कभी बात नहीं करती है, वो बात करती है अलग अलग तरीके के ऐसे मुद्दों पर जिस पर मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है जनता से, यानी कि जनता की जो परेशानियां हैं, जो विकास की बातें हैं, उन पर वो बात नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव आते हैं तो उस पार्टी ने ये काम नहीं किया, वो इन चीजों का ये इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि उनके पास अपना कुछ ऐसा है हो ही नहीं सकता, है ही नहीं उनके पास। क्योंकि अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी अभी तक जो दिल्ली के लिए अपनी रणनीति साफ नहीं कर पाई है, यहां तक कि अपने प्रत्याशी तक घोषित नहीं कर पाई है। इस बीच हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है लगातार मैदान में उतरी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार पूरी तरीके से तैयार है इस बार दिल्ली का चुनाव लड़ने के लिए। अभी उन्होंने हाल ही में प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया था और उसकी गारंटी दी थी, और अब हम आपको बता दें कि उन्होंने एक और गारंटी का ऐलान किया है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई है। इसके बारे में जानकारी देंगे। यश, कौन सी गारंटियां हैं जो अब कांग्रेस ने ऐलान की है? जी बिल्कुल, कांग्रेस की जो गारंटियां हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे मानसी इसके तुरंत बाद, क्योंकि ये जो शीर्ष पहल का मुद्दा चल रहा है इसमें इस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये क्लेम कर रहे हैं कि जब दिल्ली के सीएम थे अरविंद केजरीवाल तो उन्होंने एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जी और सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके बहुत सारी चीजें लगवाई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का सवाल बीजेपी से पूछा जाना चाहिए। साल 2019 में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का शुभारंभ करते हैं नरेंद्र मोदी। ये कहां है? अभी 26 जनवरी को जहां परेड होगी, जिसको राजपथ कहा जाता था, अब कर्तव्य पथ में तब्दील कर दिया गया है। इंडिया गेट के सामने हम सब गए हैं, वहां पे कभी परेड देखने गए होंगे या शाम को घूमने गए होंगे। बड़ा अच्छा पिकनिक स्पॉट है, घूमने का स्पॉट है। वहां पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जितने मंत्रालय हैं, खासतौर से पीएम आवास जो है उसको वहां पे बनाया जा रहा है और वो बहुत ही महल के फॉर्म में बनाया जा रहा है। तो पूछा जाना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का जो आवास है उसमें कोई जगह कम थी या उसमें कोई कमी थी कि आपको एक पूरे नए महल की जरूरत पड़ रही है? तो इस पर बीजेपी जो है चुप्पी साध जाती है, यानी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली यहाँ पे जो मुहावरा है वो चरितार्थ होता हुआ दिखता है। तो ये जो खींचताने अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि अगर गलत आक्षेप लगे तो आम आदमी पार्टी जो है इस मुद्दे को लेकर शांत नहीं बैठेगी और बीजेपी को चौतरफा घेरने का काम करेगी, जो कि घेर ही रही है। अब बात करते हैं मानसी कांग्रेस की। कांग्रेस ने हाल ही में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले यह कहा था कि हम चुनाव के लिए 5 गारंटियां लेकर आएंगे। एक गारंटी प्यारी बहन योजना लेकर आए वो चुनाव का ऐलान होने से पहले, प्यारी दीदी योजना। इसके तहत 2500 रुपए जो है वो महिलाओं को हर महीने देने की बात कही गई है। एक योजना तो ये था। आज राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने यह ऐलान किया है कि जो दिल्ली के लोग हैं उन्हें 25 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। इस योजना का नाम है जीवन रक्षा योजना। इसके तहत हर दिल्लीवासी को 25 लाख रुपए का बीमा मिलेगा, जिसके तहत चाहे किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, किसी भी कास्ट का किसी भी कैटेगरी का हो, उसे सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में फ्री इलाज में। यहाँ पर नीले पीले कार्ड नहीं चलेंगे, जिसको भी जरूरत होगी उसे ये सुविधा मिल सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, कोई वर्गीकरण नहीं है। सीधे तौर पर यहाँ पर यह होगा कि आप अगर दिल्ली के वोटर हैं, फिर आप कोई भी हो, आपका 25 लाख रुपए का बीमा भी होगा और आपका इलाज भी होगा। ये यहाँ पर एक तरह से बहुत अच्छी योजना है। और अभी बाकी जो 3 योजनाएं हैं उनका भी धीरे धीरे कांग्रेस ऐलान करेगी आने वाले दिनों में। और कांग्रेस का ये कहना है कि हर दिन कोई कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा, बड़ा नाम इस योजना का ऐलान करेगा। यानी कांग्रेस पार्टी ने भी एक तरह से कमर कस ली है बिल्कुल दिल्ली चुनाव के लिए, और लगातार वो जो है योजनाएं भी ला रही है और अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट भी ला रही है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कांग्रेस जो है और आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो दिल्ली चुनाव में लगातार वो फ्रंट फुट पर नजर आ रही है, लगातार उन अपनी गारंटियों का जो है ऐलान कर रही है। और इस बीच अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी जब आई, पहली बात तो आई नहीं चुनावों में, जब चुनावों का ऐलान हुआ उसके बाद भी जो है अब वो घिर गई है सीएम आवास को लेकर। आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर हमलावर हो गई है। और अगर बात की जाए तो उनके उम्मीदवारों की, तो उम्मीदवारों का अभी आपने आपको बताया था कि कुछ ही उम्मीदवारों की वो घोषणा कर चुकी है। और इसके साथ कहा यह जा रहा है कि शायद आज जो है बीजेपी और भी उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर सकती है। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि इस लिस्ट में भी बीजेपी ने उन लोगों को तवज्जो दी है जो अविवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। यश, कौन से है वो नाम और किन की संभावना है जिन्हें वो उम्मीदवार बीजेपी बना सकती है? देखिए, दिल्ली चुनाव में अभी आप देखिए प्रचार जब चल रहा है उसी दौरान बीजेपी जो है घिरती हुई भी दिख रही है और हारती हुई भी दिख रही है। हाल ही में हमने चर्चा की थी
इसी कार्यक्रम में जब इकरार भी हमारे साथ थे कि उसी समय 29 लोगों की पहली लिस्ट जारी की थी बीजेपी ने। सबसे लेट लतीफ पार्टी बीजेपी हो गई थी इसमें, क्योंकि कांग्रेस की भी लिस्ट आ चुकी थी और आम आदमी पार्टी की भी 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो बीजेपी ने भी अब सोचा कि एक फर्ज अदायगी हमें करनी है, तो 29 लोगों का नाम उन्होंने ऐलान किया था और उसमें ऐसे ऐसे नाम थे जिन्हें बड़ी बड़ी सीटों पर बड़े बड़े नामों के अगेंस्ट उतारा गया था। ऐसे लोग जिन्होंने एक तरह से भाषाई मर्यादा का ध्यान नहीं रखा और ऐसी चीजें बोली जो उनके पद को और एक तरह से लोकतंत्र की गरिमा को तार तार करने वाली भाषा होती है। चाहे हम प्रवेश सिंह वर्मा की बात कर लें, चाहे तरविंदर सिंह मारवा की बात कर लें, ये सब इन लोगों ने बहुत ही विवादित बयान दिए थे मानसी। और अब संभावना ये जताई जा रही है कि आज 30 लोगों के नाम की बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है और इसमें भी कुछ ऐसे नाम है जो हाल ही में जो है विवादों में रहे थे, जिसकी वजह से बीजेपी की बड़ी किरकिरी हुई थी। लेकिन बीजेपी को यह करना चाहिए कि इन्हें चुनाव लड़ने से बाध्य करना चाहिए या पार्टी से निकाल देना चाहिए। उनका खुद के विवेक से निर्णय लेना चाहिए। हम उनको कोई सलाह देने वाले होते नहीं। अगर वो आप क्लेम करते हो कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं पूरे विश्व की और आपको इतना चुनाव लड़ने का अनुभव है, तो आपको अपने विवेक से यह निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे विवादित लोगों को चुनाव में ना उतारें। लेकिन आप इनको इनाम देते हैं बड़ी बड़ी सीटों से उतारकर, यानी एक तरह से आप इनका मौन समर्थन कर रहे हैं और इस तरह के तरीके के बयानों को मुहर लगा रहे हैं। और ये लोग भी एक तरह से ये कहकर कि हम ही आपके अनुयायी हैं, हम ही आपके लाडले हैं और हम आपकी ही जुबान बोलेंगे, ये कहकर ये इस तरीके के विवादित बयान देने से बचते नहीं है, बाज नहीं आते हैं। पार्टी से हटाने की जगह बल्कि इन्हें उम्मीदवार और घोषित कर दिया जाता है, इन्हें गिफ्ट और दे दिया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे जो रूल बुक है बीजेपी का बिल्कुल उलट चलता है। कोई और पार्टी होती तो हो सकता है कि इस पर डांट डपट के उन्हें चुप करा दे, समझाइश दे, लेकिन यहाँ पे आपको और पुश किया जाता है कि ठीक है आगे बढ़ो। तो यहाँ बिल्कुल उल्टा ही रूल बुक चलता हुआ दिखता है। तो इसमें नुपुर शर्मा जो है इसको लेकर जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि आज अगर लिस्ट जारी होती है बीजेपी की, जो कि संभावना जताई जा रही है, और अगर आती है तो बहुत मुमकिन है कि एक बार हम फिर दर्शकों से रूबरू होने आएंगे और उस लिस्ट पर चर्चा करेंगे। तो नुपुर शर्मा जो है इन्होंने एक टीवी चैनल पर बहुत ही विवादित बयान दिया था अल्पसंख्यकों को लेकर, धर्म को लेकर, और इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। राजस्थान की बात करें तो वहाँ भी एक ऐसा मतलब वो ऐसा वाक्य उन्होंने बोला था कि जिसको हम उल्लेख कर भी नहीं सकते, और उनके उस बयान से राजनीतिक उन्माद जो है वो बढ़ गया था मानसी। तो बीजेपी जो है इंटरनेशनल मुद्दा बन गया था ये काफी ज्यादा। बिल्कुल इंटरनेशनल मुद्दा बन गया था और विदेशों में तो इसके बहुत ही दूभर परिणाम देखने को मिले थे और देश में भी जो है एक तरह से माहौल खराब हुआ था। और ये जो नुपुर शर्मा है, इनको काफी समय के लिए बीजेपी ने अंडरग्राउंड कर दिया था। ये किसी भी टीवी चैनल पर फिर नहीं जा रही थी, कहीं भी कोई बयान नहीं दे रही थी, क्योंकि इनकी जान को खतरा हो गया था। इन्होंने इस तरीके का बयान दिया था। तो ये हो सकते हैं। और इसके साथ आप देखिए, इसके पहले भी जो नाम आए थे वो भी इसी तरह के थे। तरविंदर सिंह मारवा वही है जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कहा था कि तुम्हारी दादी का जो हाल किया था हम भी तुम्हारा वही हाल करेंगे, यानी अब सरेआम धमकी दे रहे हैं और अब टिकट पा रहे हैं। प्रवेश वर्मा को तो हमने ही यहाँ पे दिखाया था, न्यूज एक्सपोज कर दिया गया था कि चुनाव से पहले किस योजना के तहत अब 1100 रुपए महिलाओं को बांट रहे हैं, और वो भी नरेंद्र मोदी का चेहरा लगा हुआ है पैम्पलेट में, जेपी नड्डा का फोटो लगा हुआ है, और आप उनको एक तरह से घूस दे रहे हैं, क्योंकि महिलाएं खुद बता रही थी कि हमसे यही कहा गया कि ये पैसे लो और बीजेपी को वोट दो। यानी आप काम के दम पर, मुद्दों के दम पर वोट नहीं ले सकते, तो हम घूस के दम पर नोट फॉर वोट, कैश फॉर वोट वाला काम कर रहे हैं। इसके साथ ही रमेश बिधूड़ी की क्या कहें, हमने हाल ही में चर्चा की थी। ऐसा सेक्सिस्ट बयान, ऐसा महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने वाला बयान कि दिन में प्रियंका गांधी को लेकर ऐसा विवादित बयान देते हैं और लालू यादव का हवाला देते हैं। लालू यादव की आड़ में वो कहते हैं कि लालू यादव ने कभी कहा था सदन में कि हम बिहार में ऐसी सड़कें बनाएंगे जो हेमा मालिनी के गालों की तरह हो। क्या आपके आदर्श है? सवाल ये भी खड़ा होता है ना इस पर। बिल्कुल, आप ये नहीं कह सकते कि उसने गलत किया तो इसलिए मैं भी कर रहा हूं। अरे उसने गलत किया तो वो गलत होगा, आप तो ये गलती मत करो। और बाद में फिर आपको अगर इतना ही अनुसरण करना था लालू यादव का, तो आपने शाम को माफी कैसे मांग ली? आप अड़े रहते अपने बयान पर, शाम को माफी मांगते हैं, ये तौबा कुछ देर नहीं रहती है, सीएम आतिशी पे हमलावर हो जाते हैं। सीएम आतिशी उनके अगेंस्ट उतरी हुई है, अलका लांबा और सीएम आतिशी, 2 महिला प्रतिद्वंदी हैं इनके आगे। और उसके बाद भी अभी आप देखिए प्रचार शुरू हुआ है। आप ये सोचिए मानसी, अगर ये आदमी प्रचार में उतरेगा तो मंचों से किस तरीके के भाषण देगा और इसके मुंह से क्या क्या निकलेगा, ये भी इसका भी डर बना। ये भी हो सकता है कि शायद महिलाएं गुस्सा होकर कुछ और ही कर दें, मतलब उनको भागना तक पड़ सकता है, ऐसा भी मतलब कह सकते हैं, आशंका जताई जा सकती है अगर इस तरीके के बयान अगर लगातार जारी रहे उनके। तो महिलाओं का आक्रोश अगर जो है उजागर हो गया, महिला आक्रोशित हो गई इनके इस बयान को लेकर, तो भाषण देना तो दूर, वो सभा स्थल में पहुंचेंगे उससे पहले ही महिलाएं उन्हें खदेड़ देंगी। ये इसकी भी संभावना हो सकती है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दिया है और दिल्ली की जो सत्ता है वो महिलाओं पर ही केंद्रित है। सवाल ये नहीं है मानसी कि महिलाएं ही
ये तय करती हैं, महिला वोटर्स ही तय करती है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसलिए आप महिलाओं का सम्मान करें। सम्मान करना है इसलिए सम्मान करें, डजेंट मैटर कि या फिर आप यहाँ महिलाओं के दम पे जीत रहे हैं, पुरुषों के दम पे जीत रहे हैं, किसके दम पे जीत रहे हैं। तो इसका इन्हें ध्यान रखना चाहिए और सीधे तौर पर यही होना चाहिए था कि इनके परिवार की महिलाओं से पूछा जाए कि इनका जो बयान है कितना उपयुक्त है, नहीं है तो इनको माफी मांगने के लिए कहा जाए और इनको चुनाव लड़ने से बाध्य कर देना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद इनको हॉट सीट से टिकट दी गई है और शाम को फिर ये आतिशी के ऊपर, आतिशी के पिता को लेकर, आप अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, आपके बीच में वैचारिक जो असमानता प्रतिद्वंदिता है, एक वैचारिक लड़ाई है, तो उसको लेकर आप मुद्दों की राजनीति कीजिए ना। आपको आतिशी पे हमला करना है, आपको आम आदमी पार्टी पे हमला करना है, मुद्दों के दम पर कीजिए, वहां से भी वैसा ही फिर जवाब आएगा। ये होती है राजनीति, ये होता है लोकतंत्र। लेकिन आप सीधे किसी के परिवार पे जा रहे हैं, किसी के पर्सनल अटैक कर रहे हैं। क्योंकि कह सकते हैं यश, उनके पास मुद्दे ही नहीं है बात करने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इतने विकास के काम कराए हैं दिल्ली में, जैसा कि लगातार दिख ही रहा है। और बीजेपी की बात की जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। उल्टा जब देखा गया तो मतलब उनके ही जो नेता हैं वो पैसे बांटते नजर आ रहे हैं। तो वो किन मुद्दों पर बात करेंगे? तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके की बयानबाजी कर कर जनता को भटका रहे हैं या फिर चुनाव को कहीं और ले जाने की कोशिश करते नजर आते हैं। जी बिल्कुल, जैसा आप कह रही हैं मानसी, बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी इस चुनाव में मुद्दा विहीन हो चुकी है। बिना मुद्दे के चुनाव में उतरी है, वो भी अनमने भाव से, क्योंकि अगर इतनी ही एक्टिव होती तो बाकी राज्यों में देखिए कितनी एक्टिव रहती है बीजेपी। जहां उसको लगता है कि यहाँ पे हमारी दाल गल सकती है, जहां यहाँ पे कुछ मलाईदार राज्य है तो यहाँ से हम कुछ हथिया सकते हैं, लेकिन उसे मालूम है कि यहाँ पे 25-26 साल से इसका खाता खुला नहीं है और ये 3 दशक तक ये बढ़ने वाला है। तो इसको लेकर एक तो अनमने ढंग से उतरे, कोई मुद्दा है नहीं इनके पास। मुद्दा कौन सा होता है? मंदिर तोड़ना है, बौद्ध मंदिर तोड़ना है, मंदिर का ढांचा तोड़ना है। चुनाव के समय इनको इस तरीके की सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ावा देने वाली चीजें याद आती हैं। घुसपैठिए का मामला लेकर आते हैं, घुसपैठियों का मुद्दा, ये ऐसा मुद्दा जो पहले ही फ्लॉप हो गया झारखंड में। वो स्क्रिप्ट आपकी चली नहीं, उसी स्क्रिप्ट को, उसी रिकॉर्ड को, आप टेप को फिर यहाँ चला देते हैं कि यहाँ पे घुसपैठिए आ गए। अरे दिल्ली कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर पे स्थित है? इंटरनेशनल बॉर्डर का अधिकार क्षेत्र आपके हाथों में है। अगर वहां से घुसपैठिए आ गए हैं तो फिर ये आपकी नाकामी, अपनी नाकामी स्वीकारिए कि आप के इंटरनेशनल बॉर्डर को, आपके अधिकार क्षेत्र को क्रॉस करके आपको ठेंगा दिखा के यहाँ पे बांग्लादेशी मुसलमान रह रहे हैं। ये सीधे तौर पर इनको कहा गया है कि ये तो पूर्वांचली हैं और ये आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं जो यहाँ रहकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। इनको आप बांग्लादेशी बताकर इनका वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये आम आदमी पार्टी के कोर वोटर्स हैं। तो इस तरीके के मुद्दे ही हैं इनके पास। फिर वही रमेश बिधूड़ी की जो बात करें, कोई मुद्दा तो है नहीं, मुद्दे पे जरूर बात कर सकते थे, लेकिन सीधे तौर पे सीएम से आपको सवाल पूछने का मौका है कि आपके अगेंस्ट सीएम उतरी हुई है। आप पूछिए कि आपने क्या काम किया, आपकी पार्टी ने क्या काम किया, लेकिन उसके बजाय आप उनके वयोवृद्ध पिता पर आक्षेप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और तमाम चीजें कह रहे हैं कि इसने अपना बाप बदल लिया। ये कितनी भद्दी बात है, चाहे किसी पुरुष के लिए कही जाए, महिला के लिए कही जाए। तो एक तरह से बीजेपी इस चुनाव में मुद्दाविहीन हो गई है मानसी, और उसको कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ही, नतीजों से पहले ही, वोटिंग से पहले अपनी हार दिख रही है और इन सब बयानों के जरिए वो अपनी बौखलाहट जाहिर कर रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने यश, की लगातार विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि बीजेपी जो है मुद्दा विहीन हो चुकी है, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि अभी तक ना तो उन्होंने अपनी कोई रणनीति साफ की है, ना ही कोई गारंटियों के बारे में चर्चा की है। और जब चुनाव की ऐलान होता है डेट का, तो उसके पहले ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके के एक बयान दिया है उनके नेता ने और उसमें बीजेपी लगातार घिर गई है। तो यश, तमाम जानकारी देने के लिए आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमारे इस